आप में से कितने हैं जिन्होंने ये सुना होगा कि कहना बहुत आसान है और करना नहीं। शायद सबने सुना होगा और पता नहीं कितनी बार सुना होगा। कभी सोचा है ऐसी बातों का हम पे असर क्या होता है? ये मुश्किल चीज़ कब नामुमकिन में बदल जाती है हम सोच भी नहीं सकते। और फिर क्या, बस ख़त्म। हम वो चीज़ करते करते छोड़ देते हैं या फिर उस चीज़ को छोड़कर किसी आसान चीज़ को करने लगते हैं। जबकि हमें इस ऐसी बातें वो लोग बताते हैं जिन्होंने ये चीज़ कभी किया ही नहीं या फिर करते हैं एक दो बार कोशिश के बाद छोड़ दिया होता है। लोग सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, जबकि जो चीज़ उनसे नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे भी नहीं होगा। इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। तो हमें ये चीज़ सोचकर उस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की बातों पे। हाथी को देखा है कभी आपने? वो इतना विशालकाय होने के बावजूद एक पतली रस्सी से बंधकर खड़ा होता है। कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि जब हाथी छोटा था, बचपन में उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस रस्सी को तोड़ सके। तब उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका है तब भी वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जब कोशिश की थी तब उसके पास ताकत नहीं थी, तो उसने ये मान लिया कि ये नहीं होता है। इसलिए अब बड़े होने के बाद भी वो इस बारे में नहीं सोचता। लेकिन क्या हो अगर कोई जाकर धीरे से हाथी के कानों में ये कहे कि हाथी तू ये कर सकता है? क्या लगता है आपको, कितना समय लगेगा हाथी को उस रस्सी को तोड़ने में? शायद एक सेकंड भी ना लगे। ठीक उसी तरह हम भी अगर किसी चीज़ को करने का ठान लें तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है इतनी सारी क्षमताओं के साथ, तो उस क्षमता को यूज़ करें और हाथी ना बने। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि कहना बहुत आसान है करना नहीं, या फिर जिन्होंने किया था वो कोई और हैं आप कोई और, तो उन्हें अपने काम से ये बता दीजिए कि आप ये कर सकते हैं। और आप क्या, कोई भी कर सकता है जो मेहनत करे, जो उस काम को करने की चाह रखता हो। थैंक यू। ये बहुत ही पुरानी कहानी है। नॉर्थ अमेरिका में ये कहा जाता है, एक बार एक कारपेंटर था जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में नई घर बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, पर उसे 35 साल हो गए थे। उसको लगता था उसके रिटायरमेंट की उम्र आ गई है और उसको अब रिलैक्स करनी चाहिए। वो कारपेंटर अपने बॉस के पास पहुंचा और बोला, बॉस 35 साल आपके साथ बहुत अच्छे गुजारे, पर मुझे लगता है अपने परिवार के साथ मुझे और टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझ में एनर्जी भी कम है। आई थिंक आई शुड रिटायर नाउ। मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो बॉस ने बोला, यार सोच ले अभी, तू काम कर सकता है। और कारपेंटर ने बोला, नहीं सर, बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गुजारा, अब लगता है मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बॉस ने बोला, ठीक है, बस जाने से पहले एक लास्ट प्रोजेक्ट है, बस एक घर बनाना है और उसके बाद आप जा सकते हैं। कारपेंटर ने सोचा, यार बॉस को भी अभी देना था काम, मैंने जब जाने का मूड बनाया है। इसका मन नहीं था, पर इसने प्रेशर में आके, क्योंकि बॉस के साथ 35 साल काम किया है, उसको ना तो बोल नहीं सकता था, इसने उसे हाँ बोल दिया कि मैं ये आखिरी घर बना के आपको दे दूंगा। पर पहले दिन से दोस्तों, उस काम में उसका दिल नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी। डिज़ाइन में उसने एफर्ट नहीं लगाया। सामान कहाँ से आ रहा है, कैसा मटेरियल है, कैसा काम हो रहा है, कैसे सुपरविज़न है, ये सब उसने ध्यान नहीं दिया। और जैसे तैसे करके फटाफट से घर बनाकर बॉस के पास जा पहुंचा। ये लीजिए, आपका लास्ट असाइनमेंट जो था वो कंप्लीट हो गया है, ये घर बन चुका है, अब प्लीज़ मुझे जाने का इजाज़त दें। तो बॉस ने पहले तो थैंक्स बोला, फिर बोला, रुकिए, बैठिए 2 मिनट। आपने हमारी 35 साल सेवा की है, आपके जाने से पहले हम चाहते हैं आपको रिटायरमेंट गिफ्ट दें। तो बॉस ने नीचे ड्रॉअर में से एक चाबी निकाली और ये चाबी उस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। और दोस्तों, वो उसी घर की चाबी थी जो इस कारपेंटर ने अभी बनाया था। जैसे ही उसे ये पता लगा तो उसने ये सोचा, आह, काश मुझे पहले पता होता, काश
मुझे पहले पता होता। और यही गलती कई बार हम अपने जीवन में कर देते हैं। काश मुझे पहले पता होता। अहम है, एक चीज़ याद रखिए, हर दिन अपने काम पर, अपने प्रोफेशनल लाइफ पर, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फिनांस में, हर एक दिन एक एक ईंट करके आप वही इमारत बना रहे हैं जिसमें कल आपको खुद रहना है। और कल को अगर आपको ये इमारत पसंद ना आए तो हम इसका ब्लेम किसी पे नहीं लगा सकते, केवल अपने ऊपर। तो इस कारपेंटर की तरह मुझे उम्मीद है कि कल को हम ये ना कहें, काश मुझे पहले पता होता। क्या आप कामयाब बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं? कामयाब होना भला किसे नहीं पसंद? कोई है आज की दुनिया में जो बोले नहीं, मैं कामयाब नहीं होना चाहता? सब सिर्फ यही बोलेंगे, हम कामयाब होना चाहते हैं। बस ये सिर्फ बोलने के लिए है या आप सही में कामयाब बनना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन करिए दोस्त, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। चलिए फिर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। ये एक पुरानी ग्रीक कहानी है सोक्रेटिस के बारे में, हिंदी में जिन्हें सुकरात कहा जाता है। कहा जाता है कि सुकरात इतने विद्वान माने जाते थे अपने एरिया में, दूर दूर से नौजवान उनके पास आया करते थे उनको अपना गुरु बनाने के लिए और उनसे जीवन के बारे में जानने के लिए कि जीवन को कैसे अच्छे ढंग से व्यतीत किया जाए। तो एक सुबह सुकरात एक नदी में नहा रहे थे, तो नदी के इस किनारे देखा कि एक नौजवान आकर चिल्लाकर उनके तरफ वेव कर रहा है और पूछ रहा है कि आप इतने विद्वान हैं, आप इतने बड़े गुरु हैं, प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे? मैं अपने जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे कामयाबी कैसे मिल सकती है? तो इस सवाल की टाइमिंग और माहौल देख के सुकरात पहले मुस्कुराए, पर फिर न जाने उनके मन में क्या आया, उन्होंने उस नौजवान को उस नदी के बीच बुलाया और बोला, तुम इस नदी में आ जाओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम जीवन में कैसे कामयाब हो सकते हो। सुकरात नदी के ठीक बीच में खड़े थे, जहाँ नदी सबसे गहरी थी, पानी जोर से बह रहा था। ये नौजवान जैसे नदी के बीच में आया तो पानी इसके गर्दन तक था। सुकरात इससे बलवान थे, ताकतवर थे। उन्होंने अपना बाजू उसके गर्दन पर रखा और दबा के एकदम से इसके मुंह को पानी के नीचे कर दिया और वहीं पकड़े रखा, उसे जकड़े रखा। जैसे ये तिलमिला रहा था, पूरी तरह से तड़प रहा था सांस लेने के लिए। कुछ समय बाद जैसे ही नौजवान अपनी पूरी जोर लगा के सुकरात के बाजू को हटाया, बाहर आया और जोर से सांस लेने लगा, बिना पानी के मछली को जैसे पानी मिला हो। सुकरात ने उससे पूछा, बेटा जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें ऑक्सीजन की, हवा की कितनी ज़रूरत थी? तो नौजवान बोला, सर ज़िंदगी और मौत का सवाल था। सारा मेरा मेंटल, फिजिकल, सारी पावर एक तरफ एकत्रित थी, एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट थी कि मैं कैसे पानी से बाहर आ सकूं और सांस ले सकूं। और सुकरात ने उसे बोला, बेटा बस यही वो रास्ता है जो सवाल आप पहले पूछ रहे थे, मैं जीवन में कामयाब कैसे हो सकता हूँ। जब जो चीज़, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मोटिव है, जो आपका पर्पस है, आप उनको इतनी इंटेंसिटी से चाहोगे जितनी इंटेंसिटी से आप हवा का इंतज़ार कर रहे थे पानी में, तो कामयाबी आपको मिल जाएगी। ना सिर्फ मिल जाएगी, आपके कदम चूमेगी। मुझे यकीन है आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा आपको कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना होगा। क्या आप अपनी सिचुएशन यानी हालात से बहुत परेशान हैं? क्या आपको लगता है आप बहुत प्रॉब्लम में हैं? क्या आपको लगता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या आप ये सोच रहे हैं आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है? आपको लगता होगा काश मैं कुछ और होता, काश मेरे साथ इतना बुरा ना होता, काश मैं इन सब से आज़ाद होता। तो बस इन्हीं सब सवालों का आपको आंसर इसी छोटी सी वीडियो में मिलने वाला है। इन सब सवालों का आंसर मैं एक छोटी सी स्टोरी से देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़की एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो।
मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में उन्होंने पहले से ही गैस स्टोव पे 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने 3 बोल के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाला, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफ़ी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहाँ पे खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद एक एक करके गैस स्टोव को बंद किया और जो पहले बोल था उसमें से आलू निकाल करके प्लेट पर रख दिया, दूसरे बोल पे से अंडे निकाल करके और एक प्लेट पर रख दिया, और तीसरे बोल में से जो कॉफ़ी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं स्लैब में रख दिया। और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफ़ी है। तो उसके पिता ने कहा एक बार इसे छू कर देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलू को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने अंडे को तोड़ा तो वो हार्ड थे, और फिर उसके पिता ने उस कॉफ़ी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसे सूंघ के देखो। तो जब उसकी बेटी ने उस कप को सूंघ करके देखा, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहाँ पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन पे गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसे पानी में डाला था तो उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कमज़ोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमज़ोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। तीसरी थी कॉफ़ी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इनमें से बिल्कुल अलग था, यानी कि उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह टूट जाओ, यानी कि कमज़ोर पड़ जाओ। दूसरा अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आएँ, वो मुश्किलें तुम्हें अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा यानी कि कॉफ़ी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आएँ तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट कर के सामना करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को ही बदल दो। मुझे यकीन है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। हेलो गाइस, क्या आपको पता है आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या आपको पता भी है जब कोई आपको बोलता है तुम एक काम नहीं कर सकते या फिर तुम एक काम कर सकते हो? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा बोलने से या फिर इस तरह की बात करने से हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट्स होता है? चलिए इस बात को एक स्टोरी से समझते हैं। एक गांव में 2 बच्चे रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा एक साथ खेलते और एक साथ घूमते। एक दिन दोनों गांव के थोड़ा बाहर चले जाते हैं और खेलते खेलते उनमें से बड़ा बच्चा, जिसकी उम्र 10 साल की थी, वो अचानक एक कुएं में गिर जाता है। जैसे ही कुएं में गिरता है चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। अब वो 6 साल का बच्चा हिलकिली अपने चारों ओर देखता है, पर दूर दूर तक कोई नहीं मिलता उसे। फिर अचानक देखता है कुएं के पास एक बाल्टी रस्सी के साथ पड़ी हुई है। फिर वो 6 साल का बच्चा बिना कुछ सोचे समझे उस बाल्टी को उठाकर कुएं में फेंक देता है और अपने दोस्त को बोलता है पकड़ इस रस्सी को। फिर 6 साल का बच्चा रस्सी खींचने लगता है, बहुत ज़ोर से खींचता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और जब तक उसका दोस्त कुएं से बाहर नहीं आ जाता तब तक खींचता रहता है, और फाइनली उसका दोस्त कुएं से बाहर आ जाता है। फिर दोनों गले लग के रोते और हंसते। क्या सोचा स्टोरी ख़त्म हो गया? अरे नहीं, मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि दोनों रोते और हंसते, उन लोग फिर सोचते घर वालों से पक्का हमें मार पड़ने वाली है। फिर उन लोग गांव वापस आकर अपना स्टोरी सबको बोलते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि उन दोनों बच्चों की स्टोरी पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उस 6 साल के बच्चे में इतना ताकत नहीं था। पर उस गांव में एक बुजुर्ग थे जो सिर्फ वही यकीन कर रहे थे। गांव वाले हैरान हो गए और बोलने लगे ये बुजुर्ग तो कभी कोई गलत बात नहीं बोलते, फिर ये बात कैसे यकीन कर सकते हैं? गांव वाले उन बुजुर्ग के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं
कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा बच्चे को उठा सकता है। इस बच्चे में तो इतना सा भी ताकत नहीं है जो एक बाल्टी उठा सके। बुजुर्ग बोलते हैं, कैसे क्या? बच्चा बोल तो रहा है कि उसने कैसे किया। कुछ देर बाद बोले, सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा एक कैसे कर पाया, सवाल ये है वो एक क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और बोले, इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पे दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बोलने वाला कि ये तू नहीं कर सकता। कोई नहीं था, कोई नहीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। हेलो गाइस, क्या आपको पता है हमारे कुछ बोलने से उसका सीधा असर दूसरों पर क्या पड़ता है? चलो, जैसे कि हाय तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज, और ठीक इसकी दूसरी साइड हम किसी और को ये बोलते हैं, हे तुम आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्या सोचा है, कैसा असर हुआ होगा हमारी बातों का? ऑब्वियसली पहले वाला इंसान अच्छा फील कर रहा होगा और सेकेंड वाला इंसान बुरा फील कर रहा होगा। चलिए इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक हॉस्पिटल पे 2 पेशेंट एडमिट थे। एक पेशेंट को पैरालिसिस था और दूसरा कुछ बीमार था। पैरालिसिस वाला पेशेंट नर्स को बुलाकर हमेशा ये बोल रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो जैसे मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा और मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। इस दौरान उन 2 पेशेंट में अच्छी दोस्ती हो गई थी। नॉर्मल पेशेंट हर सुबह और शाम को विंडो यानी खिड़की पर खड़ा होकर पैरालिसिस वाले पेशेंट को बाहर की दुनिया से रूबरू करवा रहा था। बोलता कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, समंदर की लहरें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जब शाम को सूरज की किरणें उस समंदर पे पड़ती है। कुछ छोटे छोटे बच्चे बड़े ही प्यार से खेल रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, आइसक्रीम वाले के पास 2 बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही बाहर की खूबसूरत दुनिया के बारे में उस पैरालिसिस वाले पेशेंट को बता रहा था। पहले के 1-2 दिन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पैरालिसिस पेशेंट को, पर जैसे ही दिन ब दिन बढ़ते चले गए उसे ज़िंदगी जीने की आस बढ़ने लगी। बस पैरालिसिस वाले पेशेंट एक दिन सुबह उठता है और देखता है उसका दोस्त जो अगले ही बेड में था वो और नहीं है। पैरालिसिस वाले पेशेंट ने नर्स को आवाज़ लगाई और बोला, मेरा दोस्त कहाँ है? नर्स ने बोला, आपको उन्हें बता दिया होगा, उनके पास बहुत कम दिन थे और उनका कल रात को डेथ हो गया। अब वो पैरालिसिस वाला पेशेंट बहुत दुखी हो गया, पर उसने कुछ दिन के अंदर अपना पूरा हिम्मत लगाकर खिड़की के बाहर देख ही लिया। पर खिड़की के बाहर देखकर परेशान होकर नर्स को चिल्लाकर बुलाने लगा। नर्स को पूछने लगा, ओ क्या है, क्यों तुमने काली दीवार लगा दी है इस खिड़की के बाहर? नर्स ने बोला, मुझे यहाँ 5 साल हो गया है काम करते करते, मैंने यही दीवार ही देखा है। पेशेंट बोलना लगा गुस्से से, मेरा दोस्त ने मुझे झूठ क्यों बोला? नर्स ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये तो पता नहीं है कि तुम्हारे दोस्त ने झूठ क्यों बोला, पर आप उसी झूठ के वजह से आज अपने पैरों पर खड़े हो। मोरल ऑफ द स्टोरी तो आपको पता ही चल गया होगा। हम अपनी जुबान से यानी बोलने के अंदाज से किसी को खड़ा कर सकते हैं और किसी को गिरा भी सकते हैं। क्या आपको लगता है आप बहुत शांत स्वभाव के हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं कि आप सही में शांत हैं या नहीं? क्या आपको सही में पता है पीस यानी शांति का सही मतलब क्या है? आपको कभी कभी लगता होगा कि आज मैं बहुत शांत फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, और कभी लगता होगा मैं आज बहुत अशांत हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या आपने कभी सोचा है ये 2 सिचुएशन के बारे में? क्या लगता है आपको इन 2 सिचुएशन के बारे में? आखिर सही में शांति का मतलब क्या होता है? चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उनमें उन्होंने अनाउंस किया, जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हज़ारों पेंटिंग में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हज़ारों लोगों की भीड़ भी जमा थी। क्योंकि प्राइस अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट ये जानने में था कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और वो कौन पेंटर होगा जिसे इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी।
जैसे एक पेंटिंग्स थी जहाँ पर बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे, आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग्स थी जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी सारी ही पेंटिंग्स ऐसे जिसको देख करके मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारे पेंटिंग में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को बड़ी सी कर्टन के पीछे रख दिया। सामने सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, सारे मीडिया वाले थे और हज़ारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से जब उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिख रही थी और दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कुछ गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को यहाँ पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर एक साथ गए, जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कोई गलत पेंटिंग आपने यहाँ नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर ये जवाब सुनकर के गुस्से से भर गए और सब ने मिलकर के रिवॉल्ट कर दिया और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने अपने माइक उनके मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ नज़र आए जो दूर से आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सब ने एक चीज़ तो देख लिया कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए, ये जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पे ले जा कर के बिठा दो, वो वहाँ पर भी जा कर के दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। ये दुनिया तुम्हें कैसी लगती है? क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत खुश हो इस दुनिया से और इस दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनसे? क्या आप इस दुनिया को बदलना चाहते हैं? तो चलिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना उस साधु के बारे में। एक बार उसके मन में आया, चलो एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं उसकी। जब वो वहाँ गया, देखता है कि साधु कुछ लोगों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। नेता को ये आदत थी, जहाँ पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और अपने सर झुकाते थे। जैसे ही वो नेता साधु के आश्रम में जाता है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि साधु किसी का सवाल के जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को उस बात पर गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। नेता ने उनकी बात बीच में काटते ये बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साधु बोले, थोड़ा देर रुकिए, मैं इन सवाल का जवाब दे दूँ फिर आपसे बात करूँगा। बस साधु को इतना कहने की देर थी, उस नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
फिर अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता आप करके बात कर रहा था और वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने हाथ जोड़ के बोला, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपका सवाल का जवाब दूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने बोला, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन सब लोग की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन सब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बावजूद भी साधु के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर वो और तिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और रुकने नहीं वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतने कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया। उनके चेहरे पे एक अजीब ही खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के पास बैठ गया। उनके पिता की आंखें बंद थी क्योंकि वो ध्यान पे थे। पूरी ज़िंदगी सिर्फ वो लोगों की सेवा करे और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को साथ बैठे हुए, देखा कि उनके बेटे के चेहरे पे आज एक अलग ही खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने एक एक करके सब बताया आज क्या हुआ। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वो थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर के बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि वो जो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उन्हें कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। ये दुनिया तुम्हें ऐसी नहीं दिखती जैसी है, ये दुनिया तुम्हें ऐसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। मुझे यकीन है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। कभी आपने ये सोचा है कि आप सबसे इंटेलिजेंट और ताकतवर हैं? कभी आपको ऐसा लगा कि आप सब बड़ी ही अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, चाहे जो कुछ भी क्यों ना चल रहा हो? क्या आपने कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करके ये बोला है कि काश मैं उसके जैसा बन जाऊं, काश मैं उसके जैसा इंटेलिजेंट बन जाऊं, काश मैं उसके जैसा स्ट्रांग बन जाऊं? क्या आपने कभी आपकी काबिलियत पर डाउट किया है? कुछ लोग होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं, यार वो कितना इंटेलिजेंट और स्ट्रांग है। उन लोगों को दूसरों की काबिलियत बड़ी ही आराम से दिख जाती है, पर उन लोगों का क्या जो अपनी काबिलियत पर डाउट करते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरे दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के एंड में जो थोड़ा पैसा मिलता वो जाकर के अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज़ की तरह काम ख़त्म करके चलते चलते रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ये ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं जिस पे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है।
काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे एक ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में ये ख्याल चल रहा था। उसके बाद में ये यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि एकदम से उसको एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। और उसके अंदर से ये ख्याल उठा कि काश मैं एक पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती कि जितनी इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हज़ारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धूप बहुत ही तेज़ थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में ये ख्याल आया, काश मैं सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उस रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में ये ख्याल उठा कि काश मैं बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत तेज एक हवा का झोंका आया, जो कि इन बादलों को उड़ा करके ले गया। और फिर उसे ये समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को ये इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं वो पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। हम हमेशा ये बोलते हैं, यार ये सही समय नहीं है, अरे यार ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं, अरे यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस इंसान की राय लूँ अपने काम के लिए, या फिर ये काम तो चलो सही लग रहा है पर ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर मैं काम करने का सोच रहा हूँ पर ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसे कब से स्टार्ट करूँ, आखिर सही समय कब आएगा और मैं इसे कब करूँगा, अरे यार अभी तो सही समय है ही नहीं। यकीन मानिए हम सबको ऐसी प्रॉब्लम तो होती ही होती है।
हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं इन्हीं सब सवालों को लेकर। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं एक छोटी सी स्टोरी की मदद से। इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मज़ेदार स्टोरी में खोने से पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार राजा के मन में ये विचार आया कि अगर मुझे इन 3 सवालों का जवाब पता हो तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकता। और वो सवाल कुछ इस तरह थे। पहला सवाल, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरा सवाल, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर भेजे जो इन 3 सवालों के जवाब देने वाले लोगों को बड़ी राशि का वादा कर रहा था। बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों का जवाब अलग अलग दिए। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करनी चाहिए और फिर इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। दूसरे ने कहा कि कुछ करने के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव था। राजा को यह सब देखना चाहिए जो मूर्खतापूर्ण सुकून से दूर था और उस समय जो भी जरूरी लगे हमेशा करो। फिर भी लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसलर की आवश्यकता थी जो उचित समय पर काम करने में उनकी मदद करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी को सही ढंग से निर्णय लेना असंभव लगता था दूसरों की मदद के बिना। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें थीं जो जरूरी हो सकती हैं। ये बातें काउंसलर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। कुछ करने के लिए सही समय तय करने के लिए भविष्य पर ध्यान देना आवश्यक है और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते थे। इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना पड़ता। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके काउंसलर थे। दूसरे ने कहा पुजारियों। कुछ लोगों ने डॉक्टरों को चुना और फिर भी दूसरे ने कहा कि सैनिक सबसे आवश्यक थे। तीसरे प्रश्न के लिए कुछ ने कहा कि विज्ञान। दूसरों ने लड़ाई को चुना और फिर भी दूसरों ने धार्मिक पूजा की। क्योंकि उनके सवालों के जवाब इतने अलग थे इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का फैसला किया जो अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। सन्यासी एक लकड़ी के घर में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। उसने किसी और को नहीं बल्कि साधारण लोगों को देखा और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। इससे पहले कि वह राजा झोपड़ी में पहुंचता, राजा ने अपने अंगरक्षक के साथ अपना घोड़ा छोड़ दिया और अकेले ही चला गया। जैसे ही राजा सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि सन्यासी जमीन खोद रहे हैं। सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। साधु बूढ़ा और कमजोर था और जैसे जैसे वह काम करता गया उसने भारी सांस ली। राजा ने उपदेश दिया और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे 3 सवालों के आंसर पूछने आया हूँ। पहला सवाल, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा सवाल, वो लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। तीसरा सवाल, और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं। साधु ने सुन लिया लेकिन वह बोला नहीं, वह खोदता चला गया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल दो और आपकी जगह पर मुझे काम करने दें। साधु ने अपने कुदाल देते हुए धन्यवाद कहा, फिर वह जमीन पर बैठ गया। जब राजा ने थोड़ा खोदा तो उसने रुककर अपने सवालों को दोहराया। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन खड़े हो गए, कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। सूरज पेड़ों के पीछे चला गया और अंत में राजा ने कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं तुम्हारे पास आया था मेरे सवालों के जवाब के लिए। यदि आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं और मैं घर लौट जाऊंगा। साधु ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा ने घूमकर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके तरफ भागते हुए आ रहा है। उसके हाथ उसके पेट के खिलाफ दबाए गए थे जिसमें से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा और साधु ने आदमी के कपड़ों को हटा दिया और उसके पेट में एक बड़ा घाव पाया। राजा ने उसे अपने रुमाल से धोया और ढक दिया लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव को फिर से तैयार किया जब तक कि खून बहना बंद ना हो जाए। आदमी ने बेहतर महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताज़ा पानी लाया और उसे दे दिया। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी थी। साधु की मदद से राजा घायल आदमी को झोपड़ी में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह आदमी आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा अपने चलने और काम करने से थककर फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब राजा जागा तो उसे याद करने में कई मिनट लग गए कि यह कहाँ था। वह बिस्तर पर पड़ा अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था। जब दाढ़ी वाला इंसान ने देखा कि राजा जाग रहा है, कमजोर आवाज में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। दाढ़ी वाले इंसान ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ।
मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लिया, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरा संपत्ति जब्त कर ली। मुझे पता था कि आप उस उपदेश को देखने के लिए अकेले गए थे और मैंने आपको अपने घर के रास्ते पर मारने का मन बना लिया, लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। इसलिए मैंने अपना ठिकाना छोड़ दिया और मैं आपके अंगरक्षक के पास आया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बच गया, लेकिन मुझे मरना चाहिए था यदि तुमने मेरे घाव को नहीं ठीक किया होता। मैं तुम्हें मारने की कामना करता हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हें अपने सबसे वफादार सेवक के रूप में सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने की आदेश दूंगा। मुझे माफ़ कर दो। राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति बनाए रखने के लिए बहुत खुश था और एक दोस्त के रूप में उसे जीत लिया। उसने न केवल उसे माफ़ कर दिया, बल्कि कहा कि वह अपने नौकरों और अपने डॉक्टरों को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा, और उसने उस आदमी को अपनी संपत्ति वापस देने का भी वादा किया। घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर गया और उसने साधु को देखा। दूर जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाने की कामना करता है। साधु अपने घुटनों पर बैठकर बीज बो रहा था, जो कि एक दिन पहले खोदा गया था। राजा ने उपदेश दिया और कहा, आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। साधु ने कहा, आपको पहले ही जवाब मिल चुके हैं। राजा ने जवाब दिया, मुझे कैसे उत्तर दिया गया है? तुम्हारा मतलब क्या है? साधु ने जवाब दिया, क्या आप नहीं देख रहे हैं? अगर आपने कल मेरी कमजोरी को समझकर काम नहीं किया होता और मेरे लिए ये नहीं खोदे होते तो आप चले जाते। तो उस आदमी ने आप पर हमला किया होता और आपने कामना की होती कि काश आप मेरे साथ होते। तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप खाल खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, और आपने जो मेरी मदद की वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घाव को नहीं भरा होता तो वह आपके साथ शांति बनाए बिना मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और आपने उसके लिए जो किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। फिर याद रखें, केवल एक समय है जो महत्वपूर्ण है और वह समय अभी है। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हमारे पास शक्ति होती है कुछ करने की। सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जब आप किसी विशेष समय में उसके साथ होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम किसी और से मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति को अच्छा करना है। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, कल करे सो आज और आज करे सो अब। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप अपने कमेंट से हमें ये ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।